गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चला हुआ है अकाउंट्स में, जिसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी हम जर्नल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें किस किस तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं, कुछ केस हम कर चुके हैं और कुछ केस जो पेंडिंग है, आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट इट्स न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर एक ईयर के बिगिनिंग में न्यू बुक्स जो है वो ओपन करती है, स्टार्ट करती है। और ये जो बुक्स ओपन की जाती हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम काफी टाइम पहले से ही वर्क करते आ रहे हैं, लेकिन ईयर ये स्टार्ट हुआ, तो ईयर स्टार्ट हुआ, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो हम 1 अप्रैल को जैसे ही हमने न्यू बुक्स ओपन की, तो न्यू बुक्स में हमारी सबसे पहली एंट्री क्या रहती है, सबसे पहली एंट्री रहती है कि लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, हम उस क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ईयर में। मींस जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, असेट्स का, लाइबिलिटीज का, कैपिटल का, वो हमारे इस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, चाहे वो असेट्स का हो, चाहे कैपिटल का हो, चाहे लाइबिलिटीज का हो, वो हमारे इस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो क्योंकि हमारे जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, और 1 अप्रैल को हमारी सबसे पहली एंट्री ही बुक्स, न्यू बुक्स की में जो सबसे पहली एंट्री ही हो रही है, वो हो रही है लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से। कि हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं न्यू बुक्स में, जो इस ईयर की हैं। तो न्यू बुक्स में ओपनिंग ही हमारी उस क्लोजिंग बैलेंस से हो रही है, इसलिए हम इस एंट्री को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। क्योंकि न्यू बुक्स को ओपन हम किस बैलेंस से कर रहे हैं, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से। तो ये जो ओपनिंग एंट्रीज होती है, हम इसमें करते क्या है, अब लास्ट ईयर का बैलेंस किस किस चीज का होगा, असेट्स का हो सकता है, लाइबिलिटीज का हो सकता है, और इसके अलावा कैपिटल का बैलेंस हो सकता है। और हमें यह भी पता है, असेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, एंड कैपिटल इज ऑल्सो शो क्रेडिट बैलेंस। तो हमने करना क्या है, लास्ट ईयर के जो भी बैलेंस बचे होंगे, हमने उन्हीं के बिहाफ पे एंट्री करनी है। और करनी कैसे है, हम जितने भी हमारी एसेट्स होगी उसको करेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट, उसको हम डेबिट करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, एंड इन द सेम वे लाइबिलिटी एंड कैपिटल आर ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू क्रेडिट लाइबिलिटी एंड कैपिटल इन जर्नल एंट्री। लाइबिलिटीज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन आ जाए कि असेट्स में आपको गिवन हो, मशीन का बैलेंस दे रखा हो, फर्नीचर का बैलेंस दे रखा हो, लैंड का, बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा हो, डेटर गिवन हो। अगर आपको डेटर गिवन है तो आप यहां पर डेटर लिखोगे। अगर आपको डेटर की बजाय हमारे पास कुछ पर्सन के नेम गिवन है, अगर उन पर्सन का डेबिट बैलेंस है तो मीन्स वो हमारे डेटर हैं, उनको हम डेबिट करेंगे उनके नेम के हिसाब से। जैसे सपोज करो हमें ये कह दिया कि ए का डेबिट बैलेंस गिवन है 500 रुपीज, तो जिसका भी यहां पर पर्सनल अकाउंट है और उसका अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो हम उसको यहां पर डेबिट करेंगे। और अगर यहां पर बी के नेम से भी कोई अकाउंट है, बी का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो यहां पर डेबिट करेंगे। डेबिट बैलेंस है तो मीन्स हमारा वो डेटर है, और क्रेडिट बैलेंस है तो मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है। और इस केस में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि 1 अप्रैल 2014 को हम बुक्स ओपन कर रहे हैं, लास्ट ईयर के कुछ बैलेंस गिवन है, असेट्स के बैलेंस बता दिए उसने, लाइबिलिटी के बैलेंस बता दिए, तो कैपिटल का बैलेंस आप कैसे निकालोगे। हमें पता है कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे हमने असेट्स की सभी एंट्री कर ली, यहां पर उनकी वैल्यू लिख दी, मशीनरी की लिख दी, फर्नीचर की लिख दी, सभी की हमने वैल्यू लिख दी डेबिट में। हमने लाइबिलिटी की भी वैल्यू लिख दी, लेकिन हमें पता है कि असेट्स का सम
जो होता है असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हम ये चेक करेंगे क्या असेट साइड में जितने भी आइटम हमने लिखे क्या उनका सम इस लाइबिलिटी के इक्वल है। लाइबिलिटी के इक्वल नहीं हुआ तो मीन्स जो इनका डिफरेंस है हमेशा कुछ ऐसा होगा कि असेट्स का बैलेंस ज्यादा होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस कम होगा। सपोज करो मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं कि 1000 की आपको असेट्स दे दी, किसी भी तरह से दे दी, 500 किसी कैश की वैल्यू दे दी या फर्नीचर की दे दी, ये एग्जांपल के लिए है। और लाइबिलिटी की वैल्यू आपको दे दी यहां पर कि 750। तो मीन्स यहां पर जो 250 रिमेनिंग हुए वो आपकी कैपिटल होगी। क्वेश्चन में अगर ये पार्ट नहीं गिवन है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल अगर हमें निकालनी हो तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल के लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगी, मीन्स 1000 माइनस 750, हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 एज अ कैपिटल। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको ओपनिंग एंट्री क्यों कहते हैं कि एवरी ईयर एवरी बिजनेस विल स्टार्ट न्यू बुक्स एंड फॉर ओपनिंग न्यू बुक्स आवर फर्स्ट एंट्री विल बी द ओपनिंग एंट्री विच इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर्स। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ओपनिंग एंट्री कि न्यू बुक्स की जो ओपनिंग हो रही है वो किससे हो रही है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, वो हो रही है लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से, इसीलिए हम इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ओपनिंग एंट्री का। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है बैड डेट का। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, और इस केस में इफ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल ड्यू टू सम रीजन, और ये रीजन क्या हो सकते हैं कि हमारा कस्टमर हो सकता है कि जिसको हमने गुड्स सेल की थी वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कि उसके पास अमाउंट ही ना रहे पेमेंट करने के लिए। हो सकता है कि वो जो कस्टमर जिसको हमने उधार में सामान सेल किया था उसकी डेथ हो जाए, या कई बार आप ये भी देखते हैं कि जिसको आपने उधार में कुछ सामान दिया था वो पर्सन आजकल यहाँ आसपास दिख ही नहीं रहा, हो सकता है वो उस जगह को छोड़कर चला गया हो। तो काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से ये अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है, और तो इस केस में जो अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैड डेट। द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट, और फॉर रिकॉर्डिंग इट बैड डेट अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि ये एक तरह से हमारा लॉस हुआ कि हमें डेटर से रिकवरी करनी थी, अब वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो वो एक तरह से हमारा लॉस हुआ। तो बैड डेट क्या हुआ, एक तरह से लॉस हुआ हमारे लिए। अब यहां पर एक चीज देखिए कि किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। सपोज करो हमने ये कहा कि हम भी गुड्स सोल्ड, यहां देखिए गुड्स सोल्ड ऑफ ₹4000 टू ए को हमने गुड्स सोल्ड की थी, और आपको ये कह दिया जाए ए विल बिकम इंसॉल्वेंट, और ए क्या हो गया, सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, अब हमें एक चीज पता है, सबसे पहली बात तो ए से रिकवरी नहीं होगी। ए से रिकवरी नहीं होगी तो किस किस के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, हमने ए का अकाउंट क्या कह दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो एक तो ए के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, और दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ा, बैड डेब्ट जो हमारा लॉस हुआ। एक इफेक्ट किस पे पड़ा कि ए से हमारी रिकवरी नहीं होगी, जिससे हमें पैसा लेना था अब वो पैसा नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए से पैसा नहीं आएगा, ए के अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। और दूसरा इफेक्ट क्या है, अब साथ के साथ हमें लॉस भी हो रहा है, और लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बैड डेब्ट की वजह से। तो हमारी एंट्री भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। हमारी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, वो है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा लॉस है एक तरह से बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और कस्टमर यहां पर क्या है, डेटर जो है हमारे, डेटर हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहां जो है डेटर हमारा कौन था, ए था, और जब डेटर हमारे कम हो रहे हैं तो उसको हम यहां पर क्रेडिट करेंगे, ए इज अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि हम उसके अकाउंट को बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो बैड डेब्ट हो चुका है, तो हम ये एंट्री करेंगे। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, अब ये देखिए ये तो थे कि 4 के 4000,
कि मानकर चलो उसकी डेथ होगी तो अब ये 4000 नहीं आएंगे, हम ये एंट्री करेंगे इस केस में। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि गुड सोल्ड ऑफ ₹4000 टू ए एंड ए बिकम इंसॉल्वेंट एंड 20% अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स स्टेट, कि हिज स्टेट। तो उस केस में क्या होगा कि जो गुड्स हमने सेल की थी ए को 4000 की, अब ए के पास पेमेंट करने को कुछ नहीं रहा, वो हो गया इंसॉल्वेंट। लेकिन जो उसकी असेट्स थी, जो कुछ उसके पास सामान पड़ा था, उस सामान को बेच के हमें जो रिकवरी हुई वो सिर्फ 20% अमाउंट की हुई। 20% अमाउंट जो है रिकवर हो गई है उससे। तो इस केस में हम करते क्या है, अब 4000 के 20% कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास 800, कि मीन्स 4000 में से हमारे 800 तो रिकवर हो गए, लेकिन रिमेनिंग 3200 का हमें लॉस हुआ। अब 3200 नहीं आएंगे इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो 3200 हमारे लिए बैड डेब्ट हुए, और जो 800 हमें रिसीव हुआ, अब जो हमें रिसीव हुआ कैश आया है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितना कैश आया उसकी एसेट्स को सेल करके, 800 रुपीज। लॉस कितना हुआ, लॉस को डेबिट किया करते हैं, लॉस को हम कर देंगे यहां पर डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 3200। ओवरऑल ए का अकाउंट कितना सेटल हुआ यहां पर, एज अकाउंट 4000। तो इस केस में ये एंट्री होगी कि वो कोई डेटर था, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ हो गया, इरिकवरेबल हुई अगर उस केस में उससे अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, जितनी उससे रिकवर होती है वो हमारे पास आ गया कैश, कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। जो अमाउंट का हमें लॉस हुआ वो हुआ हमारा बैड डेब्ट, की ये इरिकवरेबल है। ध्यान रखिए ये इरिकवरेबल है, कि इसके चांसेस क्या है, ये हमें रिकवर नहीं होगी। इसका हमें क्या है कि ये अमाउंट रिकवर नहीं होगी। उस केस में हम ये एंट्री करेंगे, जितने रिकवर हो जाए उसको कैश में, और जितने रिकवर नहीं होगी उसको हम बैड डेब्ट में डाल देंगे, क्रेडिट में करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ये थी बैड डेब्ट से रिलेटेड। उसके बाद जो है कि अगर मानकर चलिए कि हमारा कोई कस्टमर था, और वो जो कस्टमर था वो उधार में सामान लेकर गया था हमसे, और कई दिन से वो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि कई बार शॉपकीपर या बिजनेसमैन क्या करता है, उधार में गुड्स सेल कर देता है, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि डेटर में तो वो ए दिख रहा है, कि जैसे हम मानकर चलो हम एग्जांपल ही लेकर चलते हैं कि गुड सोल्ड टू ए, यही सेम एग्जांपल, ऑफ ₹4000। अब क्या हुआ कि कई दिन से हमें वो पर्सन दिख ही नहीं रहा था, हमें ये लगा कि वो यहां से ये जगह छोड़कर जा चुका है और उसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ बैड डेब्ट, डिक्लेयर्ड एज अ बैड डेब्ट, कि ये अमाउंट रिकवर नहीं होगी। अब अगर ये अमाउंट रिकवर नहीं होगी तो हमने इसको बैड डेब्ट में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो पर्सन आया, अब हमने तो ये सोचा था कि उससे रिकवरी नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पर्सन आया और उसने आकर क्या किया, हमें वो अमाउंट पे कर दी जो 4000 की थी। तो क्या होगा, हम जैसे इसी केस में लिख देते हैं, एंड ही पेड ₹4000, कोई डेट दे दी जाए आपको कि उसने ये अमाउंट पे कर दी है, कि गुड सोल्ड टू ए ऑफ ₹4000 एंड विच वॉज डिक्लेयर्ड एज बैड डेब्ट, द ₹4000 रिकवर्ड फ्रॉम हिम। उससे अगर 4000 रुपये रिकवर होते हैं तो हमें एक चीज देखिए क्या करना है, जब हमने उसको बैड डेब्ट डिक्लेयर किया तो हम क्या एंट्री कर रहे होंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ए, ये हमने बैड डेब्ट की एंट्री की होगी कि 4000 से। अब बैड डेब्ट की एंट्री करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, अब जब हम उससे रिकवरी करेंगे तो हम उसको लॉस मान चुके थे अपना, हम उसको लॉस मान चुके थे, इसलिए हमने उसको बैड डेब्ट मान लिया था। लेकिन अब अगर हमें उससे कोई रिकवरी हो जाए तो वो हमारी होगी इनकम एक तरह से।
तो बैड डेब्ट से अगर अमाउंट रिकवर होती है, चाहे वो बैंक से होती है तो बैंक डेबिट करेंगे, कैश से होती है तो कैश डेबिट करेंगे। और 2 में यहां हम पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे कि उससे हमें पेमेंट हुई। बेशक पेमेंट करने वाला यहां पर ए ही है, लेकिन हम ए को बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर चुके हैं, बैड डेब्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। और बैड डेब्ट डिक्लेयर करने के बाद अगर कोई अमाउंट उस पर्सन से रिसीव हो तो हम उसको उसके नाम से डिनोट नहीं करते, हम यहां पर उसको बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। और क्योंकि इनकम या गेन्स हो हम उसको क्रेडिट किया करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के बेस पे। तो ये हमारी एंट्री रहेगी। बैड डेब्ट के केस में ये एंट्री, कुछ अमाउंट बैड डेब्ट हो, कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए तो ये एंट्री। और अगर हम पहले ही किसी पर्सन को बैड डेब्ट डिक्लेयर कर चुके हैं तो बैड डेब्ट जब डिक्लेयर किया होगा तो ये एंट्री हुई होगी। लेकिन जिसको हमने बैड डेब्ट डिक्लेयर किया हुआ है कुछ टाइम के बाद वो पर्सन आए और पेमेंट कर जाए तो उस केस में ये एंट्री कि बैंक किया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। उसके बाद जो है हमारा केस है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब जैसे कि हमें पता है कि ये कॉमन है इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सम एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, कि ऐसा हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो इस ईयर से रिलेटेड थे वो पे करने अभी बाकी हैं। तो अगर कभी कुछ ऐसा हो, जैसे कि सपोज करो कि सैलरी है मार्च मंथ की, अब मार्च तो इस ईयर के में कैलकुलेट होगा। अगर हम मार्च की सैलरी अप्रैल के किसी 10 को देते हैं, 15 को देते हैं, तो इट मीन्स वो तो नेक्स्ट ईयर में चली गई। तो होगा क्या इफेक्ट, देखिए ध्यान से सुनिए एक बार फिर, कि इस ईयर के जो एक्सपेंसेस थे हमें इसी ईयर पे करने होते हैं। अगर किसी वजह से हम इस ईयर का कोई एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाए तो वो जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरह से हमारी लायबिलिटी हुई। सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल था इस ईयर का था, इस ईयर के किसी मंथ का था, वो हमने नहीं पे किया, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है विच इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मीन्स कि और अगर सैलरी का ही केस है कि हमने इस साल में 11 मंथ की सैलरी पे कर दी है अपने एम्प्लॉयज को, जो हमारा नेक्स्ट मंथ 12th मंथ है, मार्च है, उसकी हमने सैलरी अगर हमने नहीं पे की तो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी कॉल्ड एज लायबिलिटी एंड इट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू जर्नल एंट्री। और क्रेडिटेड क्यों होगी, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज टू होम द सैलरी आर टू बी पेड। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी की ही, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूं, यह सैलरी मैं कहूं सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च विच इज ₹20,000 इज येट टू बी पेड, कि अभी भी पे करनी बाकी है। हम ईयर के एंड में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ये कोई कि हम ये देख रहे हैं कि कोई एक्सपेंसेस ऐसा तो नहीं जो इस साल का था लेकिन अभी पे नहीं किया। तो हमें पता लगा कि सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च विच इज ₹20,000 इज येट टू बी पेड, कि मार्च महीने की सैलरी हमने अभी तक पे नहीं की है। तो उससे रिलेटेड हमने एंट्री क्या करनी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000 की, ये है हमारे लिए है लायबिलिटी। और लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये किस तरह का अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है विच रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज अकाउंट, विच रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज टू होम सैलरी आर येट टू बी पेड, जिनको सैलरी अभी पे करनी बाकी है। तो लायबिलिटी है तो हमने इसको क्या करना है, यहां पर क्रेडिट करना है। और ये किससे रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। एक अकाउंट तो यही हुआ कि आउटस्टैंडिंग है ये, दूसरी तरफ ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। और सैलरी क्या होता है हमारे लिए, वो होता है एक्सपेंसेस, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेंसेस को भी डेबिट करेंगे। और एक्सपेंसेस क्योंकि डेबिट होते हैं तो सैलरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा है। हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ये हमारे लिए लायबिलिटी है
और साथ में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और इसको हमें क्या करना है, लायबिलिटी की वजह से यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट कौन सा है जो इसकी वजह से अफेक्ट होता है, वो है सैलरी, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस है सैलरी, एक्सपेंसेस होने की वजह से हम उसको यहाँ एक्सपेंसेस बढ़े हैं हमारे, क्योंकि 11 मंथ के हम पे कर चुके हैं, 12 मंथ का भी पे करना बाकी, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा है। सैलरी ये किस मंथ की है, मार्च मंथ की, तो हम ये एंट्री करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है प्रीपेड से एक्सपेंसेस से। प्रीपेड एक्सपेंसेस से पहले ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट है जो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको।